हेलो गाइस, वेलकम टू रिव्यू स्टडी। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जो हमारे इकोनॉमिक्स का सिलेबस है क्लास 12th में वो क्या है, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि हमें कैसे सिलेबस को लेते हुए चलना है और रिवीजन करना है। अब आगे की हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि है हमारी नेशनल इनकम, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे और नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स में कैसे हम सिलेबस को लेके चलेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन हमारे कैसे आएंगे उसको अंडरस्टैंड करते हुए हम चलेंगे। ओके, सो गाइज, हमारा ये जो यूनिट है वो स्टार्ट होती है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसका जो टोटल वेटेज है वो 10 मार्क्स का है। इसमें से 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे आपके CBSE के पेपर में। अब हम चलते हैं इसका सिलेबस क्या क्या है। तो इसका सिलेबस है व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर मॉडल हम देखेंगे। इसके बाद जो आगे का सिलेबस है जो कि है मेथड ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्योंकि यही चीज़ें रिवाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है, और इसकी जो डेफिनेशंस है उसको अंडरस्टैंड करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशंस है उसके पे हम आते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो होता है, तो इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट मेकिंग द यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है कि हम जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करना कि हमारी जो नीड्स है वो फुलफ़िल हो जाए, और बेस्ट मैनर में यूज़ करना, दैट इज़ योर इकोनॉमिक्स। पहले हम इसको सारे डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करते हुए चलते हैं। आप डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको समझ में आते जाएगा कि एक्चुअल में आप पढ़ क्या रहे हो। ओके, इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक्स। जैसे आपने 11th क्लास में माइक्रो के बारे में पढ़ा था, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वैसे 12th में है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक्स। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या थी, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल इनकम की, मतलब, ठीक है, और इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं हम GDP की बात, नेशनल इनकम की बात करते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थी वो प्राइस थ्योरी थी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इनकम थ्योरी पे बेस्ड है। ये माइक्रो एंड मैक्रोज जो ग्रीक वर्ड है उनसे लिया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, ये भी आप देखते हुए चलोगे। ठीक है, तो आपको कैसे रिवाइज करना है ये भी मैं बताते चलूँगा कि इसमें दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आते जाएगा आपको। क्वेश्चन में हम अभी देखेंगे। ठीक है, स्कोप ऑफ सब्जेक्ट मैटर और एरिया ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो एरिया है वो क्या क्या है, देखो, इसका एरिया है नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये कुछ है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया है। ठीक है, अब इसी में आ जाता है आपका कि इसमें से आपका सिलेबस होगा, आपका पहला नेशनल इनकम होगा, मनी एंड बैंकिंग होगा, ठीक है, गवर्नमेंट बजट भी है आपका, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट भी है। यही आपकी यूनिट्स है। इसके बाद आ जाता है आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ये भी आपके जो सिलेबस है उसमें है। नेशनल इनकम भी है आपका, ठीक है, वेरिएबल्स क्या क्या है इसके, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना। तो ये सारे क्या है, इसके वेरिएबल्स है जो कि आपकी पर्टिकुलर यूनिट्स है। इसको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल ये होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं बात हम कंजप्शन गुड्स की बात करते हैं। तो कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं, तो कंजप्शन गुड्स क्या है,
जो भी गुड्स होते हैं उसको कंज्यूमर बाय करता है, उन्हें सभी को क्या बोलते हैं, कंजप्शन गुड्स बोलते हैं। कोई भी एक कंज्यूमर है, आप किसी चीज़ को ख़रीद रहे हो तो वो उसे ख़रीदने के बाद आप यूज़ करोगे तो आपके लिए वो क्या है, कंजप्शन गुड्स हैं। गुड्स विच इज़ यूज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द कंजप्शन पर्पस और सेटिस्फाई वांट्स, दैट इज़ कंजप्शन गुड्स। फॉर एग्जांपल क्लॉथ हो गया, मिल्क हो गया, है ना, आपने पेन बाय किया तो वो भी आपका कंजप्शन गुड्स में आ जाएगा। अब कंजप्शन गुड्स के टाइप देख लेंगे। तो कंजप्शन गुड्स जो है उसके टाइप्स क्या है, इसमें आ जाता है आपका ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होंगे आपके, जो एक बार लेने के बाद लॉन्ग समय तक चले, वो आपके ड्यूरेबल गुड्स हो जाएंगे। जैसे कि आपने कोई मशीन बाय किया, वो मशीन क्या आप 1 साल को यूज़ करके बाद फेंक दोगे, नहीं, उसको आप लॉन्ग टर्म तक के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया आपके घर में होगा, ठीक है, मतलब फ्रिज होगी आपके घर, टीवी होगा, एसी होगा, तो ये क्या है, आप लॉन्ग टर्म तक के लिए यूज़ करेंगे, तो दैट आर द ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम एक लिमिटेड टाइम तक के लिए, कुछ टाइम तक के लिए यूज़ करते हैं, वो आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स आ जाते हैं। जैसे कि आपने अपने कपड़े ख़रीदे, उसको 1 साल, 1.5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल तक की यूज़ करोगे, ठीक है, उसके बाद वो ख़राब हो जाएंगे, उन्हें फेंक दोगे। आपके शूज़ 1 साल 2 साल यूज़ करने के बाद फेंक दोगे, तो दैट आर द सेमी ड्यूरेबल गुड्स। इसके बाद आता है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है, सिंगल यूज़, ठीक है, या वन टाइम यूज़ जिसका होता है, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। जैसे कि आपने अपने घर में सब्ज़ी लेके आए, है ना, तो वो एक बार लेके आए, बनाए, ख़त्म हो गई। मिल्क ख़रीद के लाए, बनाए, ख़त्म हो गया। पेट्रोल आपने लिया, बाइक में डाला, है ना, और फिर यूज़ कर लिया, ख़त्म हो गया। तो ये होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो कि लंबे समय तक के लिए नहीं चलते। इसके बाद आता है आपका प्रोड्यूसर गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, जो प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। अब प्रोडक्शन में यूज़ करने वाले गुड्स का मतलब ये है कि जहाँ पे आपने देखा होगा कि आपकी फॉर्म में यूज़ होने वाले बहुत सारे गुड्स होते हैं, है ना, कोई भी एक फॉर्म होगी, वहाँ पे अलग अलग टाइप के गुड्स का यूज़ किया जाता है, तो वो सारे किस कौन से होंगे, प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएंगे। जैसे कि आप शुगर मिल में जाते हो तो वहाँ पे आपका गन्ना जो होता है, मतलब शुगर केन जो होता है, वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है, तो वो क्या होगा, आपका प्रोड्यूसर गुड्स में आ जाएगा, राइट। और उसी से फिर शुगर बनाई जाती है। इसके अलावा वहाँ पे जो मशीन्स होती है वो भी यूज़ की जाती है, बिना मशीन के कोई भी फर्म में काम नहीं होता है। तो ये सब क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स है, ठीक। ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, दे आर द प्रोड्यूसर गुड्स। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल आपका एक होगा। रॉ मटेरियल क्या होता है, जो फिनिश्ड, जो बाउंड्री है, प्रोडक्शन बाउंड्री को कंप्लीट नहीं करता है और उसके पहले यूज़ किया जाता है, दैट इज़ योर रॉ मटेरियल, ठीक है। जैसे कि आपने फर्नीचर की दुकान में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो लकड़ी मिलेगी वो आपकी क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सर्वल ईयर्स एंड आर टू हाई वैल्यू, है ना, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो बहुत सर्वर, मतलब कुछ ईयर के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वो होंगे कैपिटल गुड्स। जैसे कि किसी प्लांट में या किसी फॉर्म में मशीनरी का यूज़ करना, वो होगा आपका कैपिटल गुड्स में, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गुड्स में कौन कौन से टाइप्स है, एक है आपका रॉ मटेरियल, दूसरा है कैपिटल गुड्स, ठीक है ना। कोई भी एक फॉर्म का एग्जांपल लेके चलोगे आप, और फॉर्म में 2 चीज़ें होगी, एक होगा रॉ मटेरियल और दूसरा होगा कैपिटल गुड्स। रॉ मटेरियल मतलब जो सामान लग रहा है एट ए टाइम पे और उससे प्रोडक्शन हो रहा है, वो रॉ मटेरियल हो जाएगा। और कैपिटल गुड्स मतलब जो मशीन वगैरह लगी है, जो बिल्डिंग यूज़ हुई है, वो आपका आ जाएगा कैपिटल गुड्स, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म तक के लिए चल रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट जो है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो 2 डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच में कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, दिस गुड्स आर नॉट यूज्ड इन अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। फाइनल गुड्स आर नॉट यूज फॉर रॉ मटेरियल, ठीक है, ये रॉ मटेरियल की यूज़ नहीं किए जाते, दिस आर द फाइनल गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स, दिस गुड्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। ये गुड जो होते हैं वो रॉ मटेरियल के यूज़ होते हैं कि अदर गुड्स को प्रोडक्शन करवाने के लिए,
ठीक है। सेकंड आ जाता है कि जो फाइनल गुड होते हैं वो अपनी बाउंड्री है प्रोसेस की, प्रोडक्शन की, वो क्रॉस कर चुके होते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो नॉट कंप्लीटेड द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इनकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुई थी, है प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किए हुए होते हैं। कौन से? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। जो फाइनल गुड है रेडी फॉर सेल होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, डायरेक्ट आप सेल करके उसको यूज़ कर सकते हो। और जो इंटरमीडिएट गुड होते हैं वो नॉट रेडी टू सेल इन मार्केट, अभी वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्योंकि क्रॉस नहीं किए होते। जो फाइनल गुड होते हैं वो नॉट बी रीसेल इन द मार्केट, अगर आप ख़रीद के लेके आ रहे हो और उसे रीसेल कर रहे हो तो वो किसका पार्ट आ जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी एक किसकी शॉप है? एक कपड़ों की शॉप है, ठीक है। आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? कपड़े बेच रहे हो, पैंट टी शर्ट, है ना, ये सब बेच रहे हो। अब ये पैंट टी शर्ट आप बेच रहे हो तो आपने जो ख़रीद के लाए पैंट टी शर्ट और इस दुकान में जो ये आपकी शॉप है इसमें से लाए और दूसरों को ले जाके बेचा, तो वो किसका पार्ट आ जाएगा? वो आ जाएगा इंटरमीडिएट का गुड्स का पार्ट। लेकिन अगर यही कपड़े क्या करते हो आप किसी दुकान से या कहीं दूर से ख़रीद के लेके आते हो और ख़ुद के लिए यूज़ करते हो, आप खुद के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये किसका पार्ट आ जाएगा? फाइनल गुड का, क्योंकि ये आप खुद पहन रहे हो, राइट। तो ये किसका पार्ट आ जाएगा? फाइनल गुड का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ना। तो कैन बी रीसेल इन द मार्केट, इंटरमीडिएट कैन बी रीसेल इन द मार्केट। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे? शूज़, क्लोथ्स यूज्ड बाय द पर्सन, ठीक है। लेदर, कॉटन, इंटरमीडिएट गुड्स का ये एग्जांपल हो जाएगा। अब लेदर से क्या बन सकते हैं? शूज़ बन सकते हैं, जैकेट्स बन सकती है, पर्स बन सकते हैं। कॉटन से क्या बनेगा? कॉटन से कपड़े बनेंगे, है ना, क्लोथ्स बनेंगे। तो ये क्लोथ्स बनने के का टाइम है, कंपनी में है, फर्म में है, तो इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड का पार्ट है। जो फाइनल गुड है उसको एस्टिमेशन में, नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड किया जाता है। अब क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुकी है। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड है उसको प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं की है, इसलिए इसे इंक्लूड नहीं किया जाता नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में, ठीक है। ओके, एक फाइनल गुड, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है इससे रिलेटेड कि एक फाइनल गुड जो है वो, या एक गुड आपका फाइनल गुड भी हो सकता है या इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि आप अगर जो शॉप है उसके लिए अपनी शॉप के लिए अगर कपड़े ख़रीद के लेके आ रहे हो और वहाँ ले जाके बेच रहे हो, तो ये क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड होगा आपका। तो ये आपका क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही कपड़े आप किसी दुकान से वहाँ से लेके आ रहे हो और फिर अपने यूज़ के लिए कर रहे हो, तो ये आपका फाइनल गुड हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल दूँ तो अगर मान लो आपके पास एक चाय बनाने की दुकान पे है और आप वहाँ पे क्या बना रहे हो? चाय बना रहे हो, ठीक है। चाय बना रहे हो। अब चाय बनाने के लिए आपने क्या लेके आया? मिल्क लेके आया। अब यहाँ पे जब मिल्क लेके आए तो आप चाय बनाओगे, तो यहाँ पे जो मिल्क है वो किस तरीके से काम करेगा? इंटरमीडिएट गुड्स की तरह। लेकिन अगर मान लो आप यही मिल्क को अपने घर में के लिए लेके आते हो और घर में यूज़ करते हो इसी मिल्क को, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका फाइनल गुड में आ जाएगा, ठीक है। तो एक गुड आपके लिए फाइनल गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम स्टॉक की। स्टॉक क्या है? एक क्वांटिटी है और इकोनॉमिक वेरिएबल है जो मेजर्ड एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। स्टॉक इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास जितना भी सामान है या जितना भी क्वांटिटी है किसी भी चीज़ की, वो आपका क्या है? स्टॉक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास प्रेजेंट में कितना बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्टॉक हो जाएगा। या आपके पास एट ए टाइम पे आपने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया और वो कितने अमाउंट में, एट ए टाइम पे वो कुछ ना कुछ अमाउंट में होगा आपके पास पड़ा हुआ होगा, तो वो आपका स्टॉक है। अब फ्लो क्या है?
फ्लो इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, मान लो ये जनवरी है और ये है मार्च दिसंबर है, ठीक है। अब ये जनवरी से दिसंबर के बीच में जितना भी क्या हुआ है, क्वांटिटी की सेलिंग हुई है, और ये सब बताएंगे। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो का कॉन्सेप्ट है। और स्टॉक क्या है, स्टॉक ये है कि जनवरी में, ठीक है, मान लो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जन को जनवरी को 10:10 पर आपके पास इतने क्वांटिटी थी। तो ये क्या है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये है आपका स्टॉक का कॉन्सेप्ट। लेकिन वहीं आपको 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जितनी भी क्वांटिटी सेल हुई है ओवर द ईयर, तो वो सारा क्या हो जाएगा, वो आपका फ्लो हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द कैपिटल और प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको मैं इंक्रीज़ कर देना। आपके पास एक फर्म है और उस फर्म में आप मशीन को और बढ़ा रहे हो, तो वो आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और यही आपका कैपिटल फॉर्मेशन भी कहलाता है, ठीक है। तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइप आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले यूज़ करते हैं किसका, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का। कैसे, आप प्रोडक्शन करने जाओगे तो आपको क्या चाहिए रहेंगी, एक बिल्डिंग चाहिए होगी। अब उस बिल्डिंग में आप मशीन लगाओगे तभी तो प्रोडक्शन होगा, राइट। या फिर उस बिल्डिंग में जगह खरीदोगे, है ना, लैंड, तो वो भी आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, एक लंबे समय तक चलेगा। यहाँ पे आप मशीन्स लगाओगे तो ये मशीन्स भी क्या होंगी, ये मशीन भी आपकी जो होगी वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ये मशीन भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगी। तो ये जो है ये कुछ समय के लिए चलता है, दैट इज़ योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक, अनसोल्ड फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल विच अ फर्म कैरिड फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मतलब ये है कि आपके यहाँ पे जितना भी स्टॉक है 1 साल के अंदर बच गया, वो सारा आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। 1 साल में जितना भी स्टॉक है वो बच गया, वो आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगा। अब कैसे, जैसे कि मान लो आपने जो साल के पहले दिन पे आपके पास जो क्वांटिटी थी वो थी 100, ठीक है, और साल के लास्ट दिन पे जो क्वांटिटी बची हुई थी वो बची हुई थी 600, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप पहले से पुराने वाले को माइनस कर दोगे, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये कितना आ जाएगा, 500 जो बचेंगे आपकी क्वांटिटी, ये होंगी आपकी क्या, ये होगा आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो साल भर में आपने जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी बचाई वो है आपकी 500, दैट इज़ योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये ठीक है। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का क्या है कि जो साल भर में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया 1 साल में, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म तक के लिए चलेगा उसको कितना किया है, वो है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को कितना लगा। अब इसके बाद करता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का क्या है फॉर्मूला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब यही वाली बात आ जाएंगी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है और आपने कितना उसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी।
इसी को हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। किसको? इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को भी हम चेंज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं। चेंज इन स्टॉक है ना, थोड़ा लिखाने में दिक्कत है। हाँ ठीक, चेंज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चेंज इन स्टॉक भी हम इसे बोलते हैं। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यार। मतलब यहाँ पे हमने कितनी साल भर में मशीन लगाई उनकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने कितना क्वांटिटी को एक्स्ट्रा बनाया और जो कि बच गई है, तो वो आपका आ जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, ये समझिए। फिर आ जाता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट की बात। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, वो हो जाएगा आपका नेट इन्वेस्टमेंट। अब देखो, आपने जो मशीन लगाई जो कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में थी, इसमें किसी न किसी प्रकार की टूट फूट हुई होगी, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होंगी, है ना। और उसी प्रॉब्लम के कारण क्या हुआ होगा, वो मशीन ख़राब हुई होंगी, उसको आप सुधराने ले गए होंगे। तो वहाँ पे आपने क्या किया, कुछ ना कुछ पैसे लगाए, मनी लगाया। तो उस मनी को जो लगाने का पे के कारण जो आपका हुआ, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो किसी भी कंपनी में अगर लगता है तो इसका मतलब ये है, मशीन्स पे लगता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू डाउन हुई है। ठीक है, तो अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डेप्रिसिएशन को उसमें से हटा दिया जाता है, क्योंकि आपने ग्रॉस ये जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में जो लगाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या किया आपने, सब कुछ लगा दिया है, इसमें डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर दिया है। तो डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमने जो पुरानी मशीन पे पैसा लगाया उसको हटा देते हैं हम, जो कि हमारा होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने नया क्या खरीदा है, ये नया क्या बनाया, तो वो आ जाएगा हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, न्यू क्या है हमारे पास, और उसमें से जो पुराने पे लगाया गया खर्च है वो होता है डेप्रिसिएशन, जिसको हम माइनस कर देते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डेप्रिसिएशन और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, डेप्रिसिएशन को ही हम बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसका मतलब ये होता है कि मतलब देख लेते हैं पहले हम। इट रेफर्स टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर्स एंड एक्सपेक्टेड और फोरसीन ऑब्सोलेंस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन जो है हमारा, वो किसी भी फिक्स्ड एसेट पे प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, या फिर किसी भी फिक्स्ड एसेट ख़राब होने के कारण उसके ऊपर लगाया गया मनी जो है, या उसके ऊपर जो किया गया इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। अब ये किसी भी कारण से हो सकता है। डेप्रिसिएशन होने का कारण आपको तो पता है, कोई भी आपके घर मशीन होगी तो वो हमेशा सही तरीके से नहीं चलती है, कभी ना कभी ख़राब होगी। अब वो ख़राब होने के बाद क्या करेंगे, आप उसको फिर से ठीक करने की कोशिश करोगे। तो ठीक करोगे तो आप खुद तो नहीं कर सकते, तो उस पर कुछ ना कुछ खर्चा होगा, उसमें कुछ ना टूट फूट होंगी, तो दैट इज़ योर डेप्रिसिएशन। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल लॉस की। जैसे हमने डेप्रिसिएशन देखा कि हमारी जो मशीन है उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, तो वो हमारा डेप्रिसिएशन है ना। तो अब कुछ लॉस हो रहा है तो डेप्रिसिएशन है, और उसके ऊपर हम ठीक कर ले रहे हैं तो डेप्रिसिएशन है। लेकिन मान लो कि पूरी की पूरी मशीन खराब हो गई और पूरा का पूरा सारा जो हमारी फर्म्स थी वही ख़त्म हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे? अब पूरी फर्म ख़त्म हो गई तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल लॉस। ठीक है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सिन और सडन डिस्ट्रैक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। तो ये नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गए, फायर हो गया, etc। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जब होती है तो इसको हम बोलते हैं क्या, कैपिटल लॉस। ठीक है, मतलब टोटल पूरी मशीन और पूरी बिल्डिंग है सब तबाह हो गई, वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल लॉस।
नेक्स्ट आते हैं जिसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है? किसी भी काम करने के बदले हमें जो इनकम मिलती है वो आपकी फैक्टर इनकम है। अब ये काम हम या तो किसी जगह पे जाके करेंगे या हमारे पास कुछ एसेट होगा उसको हम गिरवी रख के या फिर हम उसको रेंट पे दे के उससे जो प्रॉफिट कमाते हैं वो हमारी फैक्टर इनकम है ना। या किसी भी तरीके का प्रॉफिट कमाते हैं तो वो हमारी फैक्टर ऑफ इनकम है। ठीक है। पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर गिविंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। फैक्टर सर्विसेज के बदले हमें जो क्या मिलता है, पेमेंट मिलती है, वो हमारा फैक्टर इनकम है। जैसे वेजेस मिलता है, रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। वेजेस मिलती है किसके बदले? फॉर फैक्टर सर्विसेज के बदले, है ना। और ये सब भी हमें मिलता है। ठीक है। तो ये क्या है? हमारी फैक्टर इनकम है। ट्रांसफ़र ऑफ इनकम और पेमेंट क्या है कि बिना किसी काम किए जो हमें पेमेंट रिसीव होता है वो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ इनकम होता है। अब देखो, बिना किसी काम किए जो पेमेंट मिलता है कैसे मिलेगी आपको? मान लो आपके पास क्या है, आप घर के में बच्चे हो अभी, तो आपको जो पॉकेट मनी मिलती है घर में पापा देते हैं, तो वो क्या किसी काम के बदले मिल रही है? नहीं। तो आपको जो मिल रही है वो क्या है? वो ट्रांसफ़र ऑफ इनकम है। और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होता है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र होता है, एक साइड से। उसके बदले आप किसी को दूसरे को कुछ प्रोवाइड नहीं करते हो। लेकिन फैक्टर इनकम में क्या है कि फैक्टर इनकम में आपको दूसरी चीज़ें को प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके बदले आपको इनकम मिलेगी। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ इनकम में नहीं है। आप यहाँ पे यूनिलैटरल ट्रांसफ़र करोगे, मतलब इसके बदले आपको कुछ नहीं देना है, बस आपको ये मिलेगा। तो दैट इज़ योर ट्रांसफ़र ऑफ इनकम। जैसे कि विडोज़ को जो पेमेंट मिलती है, काय की पेंशन जो मिलती है विडोज़ को, ठीक है। इस एक और वृद्धावस्था पेंशन भी होती है। तो यहाँ पे उनको कोई काम नहीं करना, उसके बदले उन्हें जो पेमेंट मिल रही है दैट इज़ द पार्ट ऑफ किसका? ट्रांसफ़र ऑफ इनकम। बहुत सारे जैसे कि मध्य प्रदेश में लाडली जो बहनों को मिलता है, मतलब महिलाओं को कुछ पेमेंट भी दी जाती है, तो वो भी क्या है? ट्रांसफ़र इनकम का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसके बदले वो कुछ भी सर्विस नहीं दे रही है और उन्हें डायरेक्ट क्या मिल रहा है? उसके बदले पैसा मिल रहा है। तो ये भी ट्रांसफ़र ऑफ इनकम का पार्ट है। ठीक है। वन साइडेड एंड यूनिलैटरल ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। इसमें विडोज़ पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, चैरिटी हो गया, ग्रांट्स हो गया। ठीक है। और इसके अलावा गिफ्ट्स भी हो गया। तो ये भी क्या है? यूनिलैटरल ट्रांसफ़र से। अब इसके बाद आता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की हम बात करेंगे। इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है कि जो टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसको हम फर्म भी बोल सकते हैं, है ना, फर्म। ये दो सेक्टर की बात कर रहे हैं। इनके बीच में मनी का और सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रांसफ़र है वही है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वहाँ से हम चलते हैं, या हाउस होल्ड सेक्टर से हम चलते हैं, तो हाउस होल्ड सेक्टर और ये फर्म है या प्रोड्यूसर सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब हम लोग, परिवार, है ना। परिवार मतलब लोग। जो लोग हैं वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर को आप लोग प्रोवाइड करवाओगे यहाँ पे क्या? फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज आपने दी, मतलब कि आप लोग जाएंगे, हाउस होल्ड के लोग जाएंगे और इस जो फर्म है वहाँ पे जाके काम करेंगे। दैट इज़ योर फैक्टर सर्विसेज। काम करेंगे या फिर अपनी ज़मीन को रेंट पे देंगे, ये सब करेंगे, तो दैट इज़ फैक्टर सर्विसेज। अब ये फैक्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाई है, इसके बदले रिटर्न में क्या मिलेगा इन्हें? तो अब इन्होंने क्या मिलेगा? फैक्टर ऑफ पेमेंट्स जो है वो रिटर्न में मिलेगी, है ना। ये किस किस के फॉर्म में मिल सकती है? रेंट मिल सकता है, वेजेस मिल सकता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया क्या क्या मिल सकता है। देखो, वेजेस मिलेगा, रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। वेजेस किसके बदले मिलेगी? आप कोई काम कर रहे हो, है ना, वहाँ पे नौकरी कर रहे हो, उसके बदले वेजेस मिलेगा। रेंट, आपने लैंड उनको दिया है तो उसके बदले लैंड रेंट मिलेगा। इंटरेस्ट किसके बदले मिलेगा? आपने जो वहाँ पे उन्हें क्या प्रोवाइड करा? इन्वेस्टमेंट किया, उसके बदले इंटरेस्ट मिलेगा। उसी इन्वेस्टमेंट पे बाद में प्रॉफिट भी मिलेगा।
तो ये सब किस पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, फैक्टर सर्विसेज के बदले मिलेगा। अब प्रोड्यूसर सेक्टर जो हाउस होल्ड है उसको क्या प्रोवाइड करवा सकता है, तो प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड करवाएगा गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या काम कर रहा है कि कुछ भी चीज़ प्रोडक्शन करने का काम कर रहा है, तो इसने जो प्रोडक्शन किया वो कहाँ बेचेगा, वो बेचेगा हाउस होल्ड को, मतलब लोगों को। अब ये लोग उसके बदले उसे क्या प्रोवाइड करवाएंगे, वो प्रोवाइड करवाएंगे पेमेंट। आप कोई भी सामान फ्री में थोड़ी नहीं खरीदते हो, आप खरीदने जाओगे तो उसके बदले पेमेंट करोगे, तो यही पेमेंट किसको प्रोवाइड करवाएगा, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो यही है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में बताएंगे, है ना, जिसमें ये सब बताएंगे। अब इसमें दो चीज़ें आती है, एक आता है रियल फ्लो, है ना, या प्रोडक्ट फ्लो भी जिसको हम बोल सकते हैं, और दूसरा आता है मनी फ्लो, है ना। अब रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है, तो रियल फ्लो कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे फर्म है और यहाँ पे क्या है आपका हाउस होल्ड है। अब फर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करवा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जी एंड ठीक है एस, गुड्स एंड सर्विसेज। और हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करवा रहा है। अब रियल फ्लो में हम किस चीज़ की बात करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, है ना, तो प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, यहाँ पैसे की कुछ भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। अब हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये प्रोवाइड करवा रहा है फैक्टर सर्विसेज, तो ये सर्विसेज की बात करेंगे, मतलब ये जो अंदर अंदर वाला ये जो दिया है यही आपका रियल फ्लो है। ठीक है, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा फर्म हाउस होल्ड को या प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड फर्म को या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करवाएगा सर्विसेज। तो ये आपका रियल फ्लो है, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन की बात करें। दूसरा है आपका मॉनिटरी फ्लो, या इसी को हम बोलते हैं मनी फ्लो। ठीक है, मनी फ्लो। अब मनी फ्लो में क्या होगा, फर्म है और हाउस होल्ड है, तो फर्म क्या प्रोवाइड करवाएगा, फर्म प्रोवाइड कराएगा इसे, जो बाहर का आउटर लेयर है ये है किसकी, मनी फ्लो की। ठीक है, तो यह फर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करवाएगा, तो फर्म हाउस होल्ड को देगा क्या, फैक्टर पेमेंट, और हाउस होल्ड क्या देगा फर्म को, वो पेमेंट देगा। ठीक है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिर्फ मनी की बात होगी, सिर्फ दोनों तरफ के पेमेंट की बात होगी, फैक्टर पेमेंट और पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करवा। तो यहाँ पे ये होता है कौन सा, रियल फ्लो, और ये होता है मनी फ्लो। तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके पहले हमने जितने भी चीज़ें अंडरस्टैंड करी वो आपके बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको इस पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में काम में आएंगी। जैसे कि हमने फाइनल गुड देखा, रॉ मटेरियल, ये सब सारी चीज़ें देखी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, है ना। तो देखो हमने इसमें पूरे वीडियो में क्या देखा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड किया, माइक्रो के बीच में भी डिफरेंस देखा थोड़ा। इसके बाद स्कोप देखे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स देखे। ठीक है, कंजप्शन गुड्स देखा, ठीक है, जिसमें आते हैं आपके ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, इसके बाद हमने देखा प्रोड्यूसर गुड्स में आता है आपका रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स, ये चीज़ों को हमने देखा। इसके बाद फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस देखा। ठीक है, स्टॉक की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया, फ्लो की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसको अंडरस्टैंड किया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को अंडरस्टैंड किया, जिसको हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसे बोलते हैं, वो भी अंडरस्टैंड किया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन है, ग्रॉस माइनस डेप हो जाता है हमारा नेट हो जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद हमने देखा डेप्रीशिएशन और कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, उसको अंडरस्टैंड किया। कैपिटल लॉस क्या होगा इसको देखा हमने। फैक्टर इनकम जो है उसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इनकम इसको अंडरस्टैंड किया और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा 2x सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। इसी के साथ ये वीडियो में आप बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के आगे की डिटेल देखेंगे। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब टू द चैनल।